हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 10 है हमारा, जिसका नाम है भू राजस्व। यहाँ पर आप देखिए, आपका जो यूनिट नंबर 10 है आज की वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैप्टर का नाम भू राजस्व है तो पूरे चैप्टर के अंदर हम भू राजस्व और उससे संबंधित ही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक जो टॉपिक होगा मुद्रा प्रणाली लास्ट में जाकर, वो आपका थोड़ा अलग इसी से संबंधित मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। और बाकी आज पूरे चैप्टर में आप भू राजस्व के बारे में पढ़ने वाले हो। तो जैसा कि आपको पता है कि भू राजस्व क्या है। भूमि पे जो सरकार जो कर लगाती थी किसानों पे, ठीक है, वो भू राजस्व है, भूमि पर लगाती थी। अब उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए होता क्या था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक यानी कि शुरुआती शासक द्वारा राजस्व प्रणाली में परिवर्तन किया गया। यानी कि क्या हुआ कि राजस्व जो प्रणाली थी इनकी, उनको थोड़ा चेंज किया गया। कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे दोस्तों, जो कि क्या करते थे, भूमि पर कर नहीं देते थे। तो उन क्षेत्रों को, यानी कि जिन क्षेत्रों से लोग कर नहीं देते थे, उन क्षेत्रों को मवास कहते थे, ठीक है। अब जो कर नहीं देता उस पे क्या होता था, उस पे सैनिक कार्रवाई की जाती थी। यानी कि राजा क्या करता था, वो सैनिकों को वहां पर भेजता था, उनको धमकी दी जाती थी कि आप कर दो, कर क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। उनको उस चीज़ के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। मुगल साम्राज्य की जो आय है उसका प्रमुख स्रोत जो है वो भू राजस्व था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि उस समय जो आय, व्यय तो बहुत सारे थे, लेकिन आय का जो मेन सोर्स था वो कर से आता था। और कर में भी जो भूमि पर लगाया गया कर हो, यानी जो जमीन पर लगाया गया कर हो, जो किसान द्वारा लिया जाता था, वो प्रमुख था, ठीक है। उससे ही ज़्यादातर जो है वो आय अर्जित होती थी। यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं हम खालसा। ये इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है चर्चा कर रखी है कि खालसा क्या होता है। तो खालसा क्या होता है, वो क्षेत्र होता है जिसका राजस्व डायरेक्ट सुल्तान के निजी कोष में चला जाता है, ठीक है। यानी जो भी उनका पर्सनल फंड है राजा का, उसके अंदर वो जमा हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में खालसा क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है। यानी उससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, जो आने लग गया, इनकम ज़्यादा जनरेट होने लग गई उससे, खालसा से, खालसा भूमि से। लेकिन फिरोज तुगलक के समय इस क्षेत्र में काफ़ी घाटा भी हुआ। यानी कभी वृद्धि हुई तो कभी घाटा हुआ। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मुगलों के अधीन खालसा में कभी भी स्थिर नहीं रहती थी, एक कांस्टेंट इनकम कभी भी जनरेट नहीं होती थी, ये हमेशा बदलती रहती थी। समझ रहे हो आप। अकबर के काल में ये कुल जमा का लगभग 25% था। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा था। अगर हम बात करें कि 100 रुपये कर मिलता था, तो उसमें से जो 25 रुपये हैं वो खालसा से ही आता था। तो ये यहाँ पर एक अच्छा नंबर है अकबर के काल में। लेकिन अगर हम बात करें जहांगीर के काल में, तो ये बिल्कुल ही घटकर कुल जमा का 1/20वां हिस्सा रह गया, ठीक है। यानी कि जितना भी कर मिलता है उसको अगर 20 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो केवल एक ही जो टुकड़ा है उसका, वो खालसा से आता था। यहां पर देखते हैं दिल्ली सुल्तानों के अधीन भू राजस्व और उसकी वसूली। यानी दिल्ली सुल्तान की हम बात कर रहे हैं, जब उसके अधीन ये सारी चीजें थी तो कैसा राजस्व आता था और उसकी वसूली के लिए वो क्या काम करते थे, ठीक है, ये समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सल्तनत की आज्ञा ना मानने वाले क्षेत्र, यानी कि ऐसे बंदे जो नहीं देते थे कर, हम बात कर चुके हैं इसकी, उसको मवास कहलाते थे वो। और अगर वो कर नहीं देते थे तो उन पर सैनिक कार्रवाई होती थी। और भी आगे चला जाता था ये मामला तो लूट मार और लड़ाई द्वारा भी वसूली की जाती थी। यानी जो सैनिक है वो बुरा व्यवहार करके जैसे तैसे कर वसूल करता था। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति, यानी कि इस बंदे की कृषि नीति के बारे में समझते हैं कि इनकी कृषि की नीति किस प्रकार थी।
क्या चीज़ें ये करते थे कृषि नीति के अंतर्गत, समझिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, राज्य की आय को बढ़ाने के लिए क्या किया उसने, बिचौलिए द्वारा वसूले गए मुनाफे को समाप्त कर दिया। जैसे कि हमने देखा था कि कर वसूलने के लिए कई सारी कर एक महत्वपूर्ण था, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण आय का स्रोत था, तो उन्होंने कई सारे क्या कर रखे थे, बीच में पद जो है नियुक्त कर रखे थे, ठीक है, कि ये वो कार्य करेगा, फिर अगला उस पर निगरानी रखेगा, इस प्रकार का। तो अब क्या हुआ, इनको भी कमीशन, यानी आप समझ सकते हो इनको भी इनकम देनी पड़ती थी, मतलब इनको भी सैलरी देनी पड़ती थी जो भी पद इन्होंने नियुक्त किए हैं। तो अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को अपनी राज्य की आय बढ़ानी थी, तो बिचौलियों को समाप्त कर दिया और डायरेक्ट जो है मुनाफा वो लेने लग गए तथा सीधे राजस्व वसूली करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि किस फॉर्म में होता था, हमेशा नगद में होता था। जैसे मान के चलिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो मल्टीपल वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन होते हैं ना, चाहे हम वहाँ पर यूपीआई से पे कर दें या क्रेडिट कार्ड से पे कर दें या डेबिट कार्ड से पे कर दें या कैश कर दें। तो वही बात है कि यहाँ पर हमेशा नगद से जो है ये कर वसूली हुआ करती थी। बर्नी के अनुसार राजस्व वसूली में कड़ाई थी। अगर हम बात करें ना बर्नी की, तो उनके अनुसार, यानी जो वो लिखते हैं उनके अनुसार वसूली में कड़ाई कर दी गई थी, ठीक है, जिसके कारण किसान को अपनी फसल तुरंत बेचनी पड़ जाती थी खेतों में ही, उसके लिए विवश हो गए थे वो। अब आप समझिए कि यहाँ पर कर लेना क्या है, उसको कठिन कर दिया गया है, मतलब वहाँ पर उसको कड़ाई कर दी गई है कि भाई कर देना है तुम्हें और तुरंत देना है। तो अब क्या करेंगे, किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वो फसल काटे, ये करे वो करे, तो जो भी फसल खरीदने वाला होता था वो खेत में ही आ जाता था और वहीं से वहीं उनको काट कर बेचकर, और पहले कर देना जरूरी था। अब आप पूछोगे कि कितना कर देना होता था, तो जो कर है वो निर्धारित नहीं था दोस्तों, वो जितना मर्जी उतना लिया जाता था। कभी कभार तो ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिली है कि अगर 100 रुपये जो है अर्निंग हुई है किसानों की, तो उसमें से जो 50 रुपये हैं वो कर के रूप में देना पड़ता था, यानी आधा का आधा, मतलब आप समझ रहे हो, आधे का आधा नहीं, सॉरी, मतलब पूरा आधा, 50% यहाँ पर जो टैक्स है वो देना होता था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बजाय अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, यानी कि इन्होंने बाजार पर किस प्रकार से अपना जो नियंत्रण है वो प्राप्त कर रखा था। यहाँ पर देखिए सुल्तान ने क्या किया, सभी वस्तुओं का मतलब है वस्त्र हो गए, दास हो गए, मवेशियां हो गए, ठीक है, इन सभी की कीमतों को निर्धारित किया। और वो भी कैसे निर्धारित किया, बलपूर्वक, यानी अपनी शक्ति दिखाकर सैनिकों के बल पर। अब एक बाजार नियंत्रक के रूप में उन्होंने खुफिया अधिकारी को भी वहां पर नियुक्त किया और उस खुफिया अधिकारी से ये डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखते थे। सुल्तान जो है वो स्वयं प्रतिदिन जितने भी इन्होंने अपने स्रोत बनाकर रखे थे जानकारी के, उनसे जानकारी प्राप्त किया करते थे और जमाखोरी पर इन्होंने बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण कर रखा था। अगर यहाँ पर हम एक दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें है कि दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन, यानी हम बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका राजस्व इकट्ठा करने का जो प्रशासन था वो कैसा था, ठीक है, ये समझते हैं। तो अब भाई यहाँ पर देखो, किसानों से भूमि कर लिया जाता था, सिंपल सी बात है, ये हम पढ़ रहे हैं, इसे खराज कहा जाता था, ठीक है, जिसे दीवान ए विजारत जो अधिकारी होता था उसके पास जमा करना होता था, ठीक है। और ये जो जमा करना होता था अधिकारी के पास, तो अधिकारी को भी वसूली का एक भाग मिल जाता था, जिसे वो क्या कहता था, हक ए खोती, अधिकार कहता था। और ये जो राशि है उसको ये कैश के रूप में नहीं मिलती थी, ये राशि उन्हें कर मुक्त भूमि के रूप में मिलती थी। कर मुक्त भूमि का मतलब होता है कि उनको इस प्रकार की जो जमीन दी जाती थी जिस पर जो सरकार है वो टैक्स नहीं लगाएगी, अर्थात जो राजा है, जो सल्तनत है, उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स फ्री खेत उनको प्रदान किए जाएंगे। किसके रूप में, वहाँ पर उनको आय के रूप में, यानी कि उनकी सैलरी के रूप में। इसके अतिरिक्त
ये किसानों से भी उनकी उपज का कुछ भाग ले लेते थे, अलग कर लेते थे, जिसे बरनी यानी कि किस्मत एक होती कहते थे। आप देख रहे हो यानी कि यहाँ पर किसानों की कितनी बुरी हालत है, यानी उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से जो टैक्स वो लिए जाते थे। भूमि कर के अलावा कृषक को यहाँ पर गृह कर यानी कि घरी और चरा कर, जो घर का जो टैक्स होता है जैसे हाउस टैक्स समझ के इनको घरी भी देना होता था, गृह कर, और चरागाह यानी कि जो जानवरों को चराते थे, यानी कि आपने देखा होगा जो खाना बदोश टाइप के हुआ करते थे जो भेड़ बकरियों को चराते थे, तो उनसे भी चरागाह कर यानी चराई भी देना होता था। ठीक है, तो ये सारा जो सीन है ये होता था। अब यहाँ पर समझिए एक जो टॉपिक है हमारा वह है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि मुगल काल के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी उसे समझिए। मुगल काल के समय में क्या हुआ, उत्पादन का हिस्सा प्राप्त किया जाता था, ये बात तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन यह कर भूमि पर नहीं लगता था बल्कि उसके बजाय उत्पादन और उपज पर लगता था। आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक अलग सी एक टैक्स जो कि भूमि पर नहीं लग रहा है, उत्पादन पर लग रहा है। यानी कि क्या होगा कि उन्होंने जितने भी किसान ने अपना उत्पादन किया है, चाहे वो किसी प्रकार का फसल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये क्यों लगाया जाता था? तो आईने अकबरी में ये कहा गया है कि ये राजस्व राज्य की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का शुल्क है। यानी आप समझ रहे हो, एक तरह से कर को वसूलने के अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर भी कैटेगरी इन्होंने बना दी थी। कैसे, वो देखिए। खरीफ और रबी की फसलों पर राजस्व निर्धारण अलग अलग टाइप का किया जाएगा। आप समझ रहे हो, खरीफ की फसल पर अलग लगेगी और रबी की फसल पर अलग लगेगी। ठीक है, यहां देखिए भू राजस्व मांग का परिणाम। ठीक है, इसे देखते हैं। तो इसमें क्या होता था, यानी कि मैं आपको बताया ना कि जो टैक्स है वो कैसे लिया जाता था, क्या उसका कोई प्रतिशत था, क्या वो फिक्स था, ठीक है, या वो किसी दर से बढ़ता था? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुगल कालीन भारत में राजस्व मांग की कोई भी सीमा नहीं थी। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जगह पर जाके वो रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी वहां पर जो टैक्स है वो लिया जाता था। यहाँ मांग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र के ऊपर भी देखा जाता था कि अगर एक क्षेत्र अलग है तो वहाँ पर ये टैक्स लेंगे, दूसरे जगह पर ये टैक्स लिया जाएगा। औरंगजेब ने क्या किया, कुल उत्पादन का आधा निर्धारित कर दिया, यानी जितना भी वो उत्पादन करेंगे उसका 50% टैक्स देना होगा। भू राजस्व कुल उत्पादकता का 1/2 था। इसका मतलब अगर मान के चलो इनके 200 रुपये बने तो उसमें से 100 रुपये देने होंगे, यानी आधा 50%। मैंने आपको बताया राजस्थान में जो दर थी ये जाति के ऊपर और वर्ग के आधार पर निर्धारित किया गया था। आप समझ रहे हो, यहाँ पर मतलब असंतुलन थी ये सारी चीज़ें, और इसमें कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस टैक्स के मामले में नहीं थे। जो मन था वो टैक्स वसूल किया जाता था। अब भुगतान का माध्यम, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि पेमेंट करने का मेथड। ठीक है, कि किस मेथड से भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसानों से नगद रूप में राजस्व का भुगतान होता था और साम्राज्य के सभी भागों में नगदी व्यवस्था ही चलती थी। ठीक है, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, वहां पर नगद के रूप में जो टैक्स है वो लिया जाता था। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं भू राजस्व वसूली की। ठीक है, तो भू राजस्व वसूली के ऊपर हम देखते हैं। देखिए, कटाई के समय जो राज्य है वो अपना हिस्सा मांगने के लिए तैयार रहता था। ठीक है, यानी जो राजा है, जो साम्राज्य है, वो क्या करता था, कटाई के समय ही वहाँ पर भाई खड़ा रहता था कि हमें कर दे दो।
अबू फजल का मानना था कि रबी की फसल की जो वसूली है वो होली में हो जानी चाहिए और जो खरीफ की है वो दशहरे में शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना था। जो अगला टॉपिक है वो है राजस्व में राहत और रियायतें। यानी कि क्या ऐसी कभी सिचुएशन आया करती थी कि राजस्व में यानी कि कर में राहत मिल जाए, ठीक है, सब्सिडी मिल जाए, छूट मिल जाए, कुछ ऐसा सीन होता था कि नहीं होता था? तो दोस्तों ऐसा सीन होने के बहुत ही कम चांसेस थे और बहुत कभी कभी होता था ये। ठीक है, अब ये होता भी था कि नहीं होता था, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये होता था उस समय जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाया करती थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि किसानों से राजस्व वसूली निर्दय तरीके से की जाती थी। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का राजा और जिनसे टैक्स लेना है उनके बीच में बिल्कुल भी किसी प्रकार का संबंध नहीं था, चाहे वो दया का संबंध हो या किसी प्रकार का। बहुत ही निर्दय तरीके से जो राजस्व है वो वसूल किया जाता था कि कैसी भी कंडीशन हो टैक्स तो देना था। लेकिन बकाया राशि अगले वर्ष जोड़ दिया जाता था। बकाया जो भी राशि होता था जो नहीं दे पा रहा है उसे अगले वर्ष जोड़ दिया जाता था। और किसानों के भाग जाने पर पड़ोसियों से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन थोड़ी सी जो है यहाँ पर सब्सिडी मिलती थी जब प्राकृतिक आपदा आती थी, यानी कि जब किसानों की खेती हुई नहीं, फसल नहीं हुई बिल्कुल भी, फिर किसानों को थोड़ी बहुत छूट यहाँ पर मिलती थी। और वो भी कैसे? ऋण के रूप में बीज उपलब्ध करवाए जाते थे या पशुधन उपलब्ध करवाया जाता था और ये ऋण ब्याज मुक्त होता था। ठीक है, यानी कि इस पे ब्याज नहीं लगता था इन सब चीज़ों से, लेकिन जिसे फसल की कटाई के समय चुकाना पड़ता था। इस ऋण को तकावी कहते थे। ठीक है दोस्तों, किसानों की सुविधा के लिए कुएं खुदवाए जाते थे और अगर कोई कुआं टूटा फूटा हो तो उसकी भी मरम्मत करवाई जाती थी। यानी आप समझ रहे हो यहाँ पर उन चीज़ों की सुविधा प्रदान की जा रही है जिनसे उनकी आय उत्पन्न होगी। अगर यहाँ पर देखो ये बोला है कि किसानों की सुविधा के लिए कुएं खुदवाए गए। अब भाई कुएं नहीं होंगे तो किसान खेती कैसे करेगा? ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए वो सारी चीज़ें करवाया करते थे ये। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऋण ब्याज मुक्त मिलता था किस पर? बीज पर और पशुधन पर। अब भाई जब यहाँ पर क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा आ गई, अब जब किसान के पास बीज नहीं है तो खेती कैसे करेगा, और खेती नहीं करेगा तो फिर कर कैसे देगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती थी। छूट भी उन चीज़ों पे मिलती थी जिनसे दोबारा क्या हो, अच्छी फसल हो और उस पर टैक्स लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुगलों का भू राजस्व प्रशासन। अब इसमें क्या है कि मुगलों का भूमि राजस्व को वसूलने के लिए प्रशासन उन्होंने रखे थे, कुछ बंदे रखे थे जो उनकी मदद करते थे, जैसे कि करोड़ी, अमीन, चौधरी, मुकद्दम, पटवारी। ठीक है, तो ऐसे लोग, और उन लोगों का क्या काम था और उनको पैसे कैसे मिलते थे और उनकी क्या भूमिका थी, ये समझते हैं हम इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए कुछ अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिनिधि रखे गए थे। पहला है इसमें से करोड़ी। ये मुख्य अधिकारी होता था भाई, जिसका जो कर्तव्य होता था वो था राजस्व निर्धारण करना, यानी कि राजस्व कितना होगा। अब ये नहीं है इसकी मर्जी है राजस्व कम कर दे बढ़ा दे, कंट्रोल इसके ऊपर राजा का ही होता था। एवं वसूली करना दोनों था। तो करोड़ी एक ताकतवर अधिकारी समझ लो, क्योंकि ये निर्धारण भी कर रहा है थोड़ा बहुत और वसूली भी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा है अमीन। तो अमीन के पद की शुरुआत हुई थी शाहजहां के काल में, जिसका काम क्या था, केवल राजस्व निर्धारण करना। ठीक है, आगे देखिए कानून गो। ये क्या करते थे, तो ये एक स्थानीय अधिकारी होता था जिसका काम था लेखा जोखा का। ठीक है, मतलब कि कितना किस पे बकाया रह गया है, किस पे कितना लेना है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ये लेखा जोखा का काम ये करता था। अब यहाँ पर आ जाता है चौधरी का। तो ये क्या करता था,
ये राजस्व पदाधिकारी था। इसका काम केवल कर वसूली करने में मदद करना था। ठीक है, जो भी बंदा कर वसूली कर रहा है उसमें ये सहायता कर देता था। अब जो आता है वो है मुकद्दम एवं पटवारी। तो ये दोनों ग्रामीण स्तर के अधिकारी थे, और अगर हम मुकद्दम की बात करें तो ये गांव का मुखिया भी होता था। तो ये क्या करता था, अपनी सेवा के बदले, यानी जो भी सेवा उनको प्रदान करता था कर वसूलने में या किसी भी चीज़ में, तो वसूले गए राजस्व से 2.5% जो हिस्सा होता था ये इसका होता था, इसको प्राप्त हो जाता था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती थी। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली। ठीक है, यानी पैसों से संबंधित चीज़ें कि कैसे वो मुद्रा जारी करते थे, या उन पे कौन सी लिपि में लिखते थे, उस पर फोटो कैसी छपवाते थे। जैसे आप देख रहे हो इसमें कि राजा का चित्र है इसमें। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, बहुत शुरुआत की, तो उस समय जो भगवान लक्ष्मी थी, ठीक है, तो उनकी फ़ोटो हुआ करती थी, उनका जो चित्र है उस पर हुआ करता था। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था दोस्तों, भगवान की मान्यता ज़्यादा थी, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी भगवान की। जैसे अभी आपने देखे होंगे जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। कोई प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए उनकी फ़ोटो लगाई जाती है। ठीक है, तो उस समय में अगर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का प्रचार करना है या कुछ करना है, तो भगवान की फ़ोटो लगाई जाती थी। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ मुद्रा अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। सोना, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, और शुरुआती जो सिक्के थे, जो बहुत ही शुरुआती थे, उन पर लक्ष्मी देवी या बैल की आकृतियां बनी हुई होती थी। उसमें फोटो तो डायरेक्ट चिपका नहीं सकते, तो जो उभरी हुई आकृतियां आपने देखी होगी, उस टाइप की जो आकृति है वो बनी होती थी। और इनके ऊपर नए शासक का नाम लिखा होता था, जो भी करंट टाइम में उस राज्य का शासक है, और नागरी लिपि में लिखा हुआ करता था। ठीक है, जिन्हें दहलीवान सिक्के कहा जाता था। अब हुआ कि यहाँ पर हर एक समय पे अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टाइप के सिक्के महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि चांदी की जो सिक्के थे वो किस काम आते थे, सोने के सिक्के किस काम आते थे, और जो तांबे के सिक्के हैं वो भी कुछ ना कुछ काम आते होंगे, उन्हें देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में शासनकाल तक चांदी की जो सिक्के थे, मुद्राएं, वो प्रमुख थे। ठीक है, जबकि गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के समय में सोने के सिक्के प्रमुख थे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि किसका कौन सा समय है और किस समय क्या ज़्यादा जो है उस महत्वपूर्ण माना जाता था, प्रमुख था। मुगल कालीन में मुद्रा की शुरुआत, एक जो टॉपिक है हमारा मुगलों की मुद्रा व्यवस्था है, इसे समझिए। तो मुगल कालीन में मुद्रा की जो शुद्धता पर ज़्यादा बल दिया जाता था। यानी क्या होता था दोस्तों कि वो अब ये क्या कर रहे हैं, जब शुरुआत में कोई चीज़ होती है ना, तो उसका सही गलत प्रो कॉन्स पता नहीं होते, तो क्या करते थे उस समय, ये सिक्कों को बढ़िया बनाने में फोकस करते थे। इतना ज़्यादा बढ़िया बना देते थे सिक्के को कि कभी कभी ऐसा होता था कि मान के चलो उस सिक्के की वैल्यू है 1 रुपये, ठीक है, और वो सिक्का इतना बढ़िया बना दिया कि अगर कोई इसको पिघला कर बेच देगा तो वो 10 रुपये में बिक जाएगी। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है वो 2 रुपये में बिक जाए। समझ रहे हो आप, मतलब सिक्के की वैल्यू तो 1 रुपये है, लेकिन अगर कोई इसको पिघला दे, तोड़ मड़ोड़ दे और फिर बेचे तो 2 रुपये में बिक जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है वो आया करती थी। यहाँ पर देखिए, यह है मुद्रा प्रणाली। तो मुगल काल में 3 तरह के सिक्के बनाए जाते थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। चांदी के जो सिक्के थे इनका ज़्यादा प्रयोग चलता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, सोने का नहीं होता था। सोने के जो सिक्के होते थे लोग संचय करने के लिए या जमा करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, बहुत पुराने समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जिस समय 100 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, तो क्या होता था कि 5 रुपये, 10 रुपये, 5 पैसे, 20, ऐसे 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे पैसे चला करते थे। ठीक है, और जो 100 रुपये किसी बंदे के पास हो जाते थे तो वो उसे उस नोट को खर्च नहीं करता था, वो उसको सेविंग्स के रूप में किसी चीज़ के अंदर में दबा के रख लेता था। तो सेम सिचुएशन होती थी सोने के सिक्के के साथ। सोने का सिक्का मूल्यवान था बहुत ज़्यादा, तो उसका लेन देन तो ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन उसको
जमा करने के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता था, या किसी को तोहफा दिया जाना हो, समझ रहे हो, उपहार देना हो, तो सोने का सिक्के का ज़्यादा प्रयोग होता था। व्यापार और राजस्व की बात करें तो इसमें चांदी के सिक्कों का ज़्यादा प्रयोग होता था। अगर हम बात करें स्वर्ण मुद्राओं की तो इसमें अशरफी और मोहर कहा जाता था इसको, एक और नाम भी था इनका। सोने के सिक्कों का प्रयोग कम होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर सोने के सिक्के को संचय कर लिया जाता था, रख लिया जाता था, जिस बंदे के पास भी होता था वो जमा कर लेता था अपने पास, और फिर कभी अगर उपहार में देना हो किसी को तो वो दे देता था। अब बात आती है तांबे के सिक्के। तो तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था, ठीक है, और ये नॉर्मली आम प्रचलन में प्रयोग होता था। नॉर्मल कोई चीज़ खरीदनी बेचनी हो, सस्ती वस्ती हो वो, ठीक है, डेली लाइफस्टाइल में, आम प्रचलन में, तो उस समय तांबे के सिक्कों का जो है वो प्रयोग वो हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, इसमें 7000 बच्चे होने वाले हैं, और क्या कहते हैं, वीडियो पब्लिश करने के बाद हम लिंक शेयर कर देते हैं इसमें, फ्यूचर में नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई सवाल पूछना हो डायरेक्ट मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो आपकी हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट, यूनिट आपका ये वाला ख़त्म हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो, शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले यूनिट में।